आज हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि योग, आध्यात्म और स्वास्थ्य का क्या तालमेल है। तो इस संबंध में भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था दी है। उन्होंने कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात आहार विहार, कर्म में युक्त युक्त चेष्टा, सोना और जगना, युक्त युक्त होना, ये स्वास्थ्य का बहुत अच्छा सूत्र है। आज की रोजमर्रा की भागदौड़ में, व्यक्ति की दिनचर्या में ऐसी अव्यवस्था पैदा हो गई है कि वो चाहते हुए भी इन बातों को फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी अगर स्वस्थ रहना है तो हमें इन 6 चीज़ों का पालन करना अवश्य होगा। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त युक्त कर्म में चेष्टा और सोना जगना भी युक्त युक्त। अब यहाँ युक्त शब्द का अभिप्राय है संयत, अर्थात बैलेंस्ड, न ज्यादा न थोड़ा। युक्त आहार के बारे में हितकर, मितकर और ऋतकर, हितकर, मितकर और ऋतकर भोजन, यानी हितकर कहते हैं कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए, जो आपकी फिजिकल बॉडी के लिए, जो आपकी मेंटल बॉडी के लिए हितकर हो, जो आपको सात्विक वृत्ति में रखे, ऐसा भोजन। और मितकर कहते हैं ये भोजन तो है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? संयत। मितकर। और ऋतकर मीन्स है कि वो ओज को बढ़ाने वाला हो। उस भोजन का जो परिणाम है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का विधिवत जो संयत तरीके से, आनुपातिक तरीके से जो इससे बनता है, वो युक्त युक्त बने, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। ये युक्त भोजन के बारे में है। आयुर्वेद के अनुसार इसी को कहते हैं बार बार भोजन, अति भोजन और वृद्ध भोजन। अर्थात अगर आप भोजन बार बार करेंगे तो पहला भोजन पचा नहीं, आपने दूसरा खा लिया तो वो आपको नुकसान करेगा। उसे रक्त मांस की जो धातुओं की वृद्धि क्रम है वो बाधित होगा। इसलिए बार बार भोजन को टालना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ 2 बार खाने का विधान है, सुबह और शाम। समय के लिए सूर्योदय के लगभग आसपास और सूर्यास्त से पहले सुबह का भोजन भरपेट करे और शाम का भोजन थोड़ा कम करे। और बहुत ज़्यादा भूख लगने पर फल और ऐसे सूक्ष्म आहार करके रहना चाहिए। शाम को गुनगुना मीठा देसी गाय का दूध लेना चाहिए। भोजन में पर्याप्त देसी गाय का घी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसका कारण है, आज के परिवेश में शरीर में पॉल्यूशन की वजह से इतने टॉक्सिन्स हो गए हैं। वो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिनेट करने के लिए और इससे जो पित्त की उर्वरता होती है, और पित्त की उर्वरता से वायु का बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए घी बहुत ही उत्तम औषधि है। अभ्यंग और स्नेहन, बस्ती और स्वेदन,
ये जो पंचकर्म के पाठ हैं ये अपने जीवन में लाने चाहिए। इससे आपको भोजन के बारे में, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस प्रकार की दिनचर्या का फॉलो करें। तो ये मैंने बार बार भोजन के बारे में आपसे बताया। अब दूसरी बात मैंने बताई, अति भोजन। अगर अति भोजन आप करेंगे तो शरीर जो स्वाभाविक रूप से एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, लिवर जिसमें एसटीएल है, इरेप्सिन है, पेप्सिन है, स्टीएप्सिन है, एमाइलोप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इंसुलिन है, बाइल है, देयर आर सो मेनी एंजाइम्स जो फूड के एसिमिलेशन में काम आते हैं। और जो भोजन हम ठोस अवस्था में लेते हैं उसको, उसके सार भाग, सार तत्वों को वो जल में घोलकर रस बना देते हैं। उसका सार भाग जल में सम्मिलित होकर रस बन जाता है और रस को आंतें सक्शन करके पहले म्यूकस मेम्ब्रेन से फिल्टर होगा, फिर एंडोडर्म और एक्टोडर्म के साथ लगी हुई जो शिराएं हैं, वेन्स हैं, उनसे वो रक्त में रस का शोषण होकर के वो शरीर के विभिन्न भागों में लिवर के माध्यम से पहुंचता है। लिवर में इसकी पकाई होती है और उस पकाई से जो एनर्जी लिबरेट होती है और रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण होता है। ये तब होता है जब उस रस धातु का पकाई होती है, जिसे कहते हैं। और इससे पहले जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है उससे उस रस की छनाई होती है। तो इस छने हुए रस की पकाई होने पर जो पक जाता है वो धातुओं का निर्माण करता है। जो अपक को रह जाता है उसे फिर आंत में भेजकर और एसिमिलेशन के द्वारा उन एंजाइम्स को उनमें पुनः मिलाकर उन्हें उसी रास्ते से लिवर में पहुंचाया जाता है। और जब वो वहाँ फिर से पकाई होती है, इसमें पकने वाली धातुएं जो फिर से उच्चीकृत होती हुई धातुओं का निर्माण करती हैं। और जो अब नहीं पका दोबारा में, वो शरीर के लिए प्रदूषण, कोलेस्ट्रॉल, आंव, यूरिक एसिड और इस तरह का ये रक्त को गाढ़ा होना, इस तरह की समस्याएं, ऐसे पॉल्यूशंस, ऐसे टॉक्सिन्स उसमें बन जाते हैं, मिल जाते हैं, जो आपके शरीर के अंगों में बहुत से ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत से पेन खड़े करते हैं, गैसेस बनती हैं। तो जब ये टॉक्सिन्स हो जाएंगे और ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगे, उससे बीपी बढ़ेगा और बीपी बढ़ने से जो वायु का ब्लड में दबाव होगा वो फिर आपकी किडनी, लिवर और जो वाइटल पार्ट्स हैं उनको प्रभावित करेंगे। लिहाजा आप बार बार भोजन और अति भोजन से बचें। तीसरा पहलू है वृद्ध भोजन। वृद्ध भोजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ये मान लें कि दूध देसी गाय का ही दूध इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो भैंस का दूध या ऑर्गेनिक जो दूध है, इसका मतलब है कि अपनी गाय भैंसों को जो आप चारा खिलाते हैं उसमें यूरिया और ये केमिकल जो खाद पड़ते हैं इनसे बचाते हुए, पेस्टिसाइड से बचाते हुए, उसको गोबर की खाद से जो फसल पकती है उसका भूसा चारा मिलता है, उससे आपको ऑर्गेनिक दूध मिलता है। और जो लोग बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ होना चाहते हैं और रासायनिक विधि से कायाकल्प तक जाना चाहते हैं, वो गायों को उन औषधियों का सेवन कराएं, जैसे अश्वगंधा है, शतावर है, सफ़ेद मूसली है और बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं, हल्दी है, उनका सेवन लगातार कराने से उस दूध में वो पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं, वो आपको स्वस्थ रखने में बहुत अहम भूमिका अपनाते हैं।
और जो फल फ्रूट हैं आप उन्हें खिलाइए। और जैसे आप खाने में सावधानी बरतते हैं, आप अपनी गाय को उसी तरह से खाना खिलाएं तो वो दूध आपको अत्यंत हितकारी होगा। लेकिन ध्यान रहे दूध के बारे में कि दूध किसी भी चीज की मिक्सिंग नहीं पसंद करता। अगर आप उसमें कुछ भी मिलाएंगे तो विरुद्ध बन जाता है। सिर्फ दूध में एकमात्र मीठा और पका हुआ आम ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्यथा बहुत से लोग शहद डाल के पीते हैं, बहुत से कुछ और डाल के पीते, कुछ बनाना शेक, दुनिया भर के शेक, कुछ दही में फल डाल के रायता बनाते हैं। विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग करके वो उस दूध को विकृत करके और वृद्ध आहार का सेवन करके बीमार होते हैं। खास तौर से आजकल जो लोगों का ये रेस्टोरेंटों में जाना, होटलों में जा कर के सड़े गले भोजन करना और उसमें अजीनोमोटो ऐसे उटपटांग मसालों का और केमिकल्स का प्रयोग उसमें होता है टेस्ट बनाने के लिए, और बासा रखा हुआ फ्रिज में रखा हुआ भोजन कई कई दिन का सड़ा गला खाते हैं। उससे बीमार होना तय है, उससे अस्वस्थ होना तय है। तो ध्यान रखें, जैसे अब लोग पनीर की सब्जी, शाही पनीर पर बड़ा भारी जोर है, और ये हम बता दें कि अगर दूध के साथ नमक का सहयोग हुआ तो आप निश्चय मानिए कि आपको नुकसान होना ही है। जो दूध आपके हित के लिए था वो अब विषज बन जाता है। वो आपको कुष्ठ को जन्म देगा, वो आपको अजीर्ण बनाएगा, वो आपको कब्ज करेगा, वो फिर गैसेस बनाएगा, और उसी क्रम से आप बीमारी की तरफ बढ़ जाएंगे। और भी बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जो विरुद्ध हैं, उन पर ध्यान रखना चाहिए, विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया युक्त आहार। अब आता है युक्त विहार। अब युक्त विहार के बारे में इसका अभिप्राय है ब्रह्मचर्य रहने से, यानी अगर व्यक्ति विहार में अपने वीर का ज्यादा नाश करेगा तो उससे निश्चय ही जो शरीर में रस बनते हैं, जिन्हें यकृत यानी लिवर बनाता है, वो उससे प्रभावित होंगे और बीमारी की तरफ ले जाएंगे, आपको कमजोरी की तरफ ले जाएंगे। वर्तमान एलोपैथी में इसको मात्र एक प्रोटीन कह के बता देते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में वीर धातु अत्यंत महत्वपूर्ण शरीर का ओज है और शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में बुद्धि, मानसिकता, शरीर ये सब कमजोर होते हैं, मेमोरी कमजोरी होती है और अस्मरता रोगों का घर बन जाता है। लिहाजा युक्त ये काम वासना, इसका जो उपयोग है शास्त्र युक्त होना चाहिए, अर्थात ये जो विषय वासनाएं हैं इसका सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही प्रयोग होना चाहिए। इसको मनोरंजन का साधन करके अपने शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये विहार है, युक्त आहार विहारत युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अगर आपकी शक्ति से ज़्यादा आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप थक जाएंगे, शरीर बीमार होगा, अस्वस्थ होगा, तो वो भी ठीक नहीं। और अगर आप उतना बैलेंस्ड काम नहीं करेंगे, उतनी मेहनत नहीं करेंगे, तो भी आलस और अजीर्ण से बहुत से लोगों के घर बन जाएंगे। इसलिए बैलेंस्ड आपको ड्यूटीज, एक्शंस, परफॉर्मेंस करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योग के आसन प्राणायाम का आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर आप पास कृषि की
या अन्य कोई श्रम करने के साधन है तो उसे करना चाहिए। यह भी नहीं है तो समाज सेवा के लिए जाकर के आप कम से कम समाज की सफाई और वृक्षारोपण, वृक्षों में पानी देना, जन उपयोगी बात काम करना, श्रमदान करना, ये आपके स्वास्थ्य के और समाज के दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पास ऐसा कोई शारीरिक श्रम के लिए कोई काम नहीं है तो आप दौड़ सकते हैं। आप व्यायाम करके पसीना निकालना आवश्यक है। पसीने से बहुत से टॉक्सिन्स आपके शरीर से आउट होते हैं। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त स्वप्न बोधस्य यानी युक्त स्वप्न बोध का मतलब है जगना और सोना युक्त युक्त। ज़्यादा जगने से भी आप अस्वस्थ होंगे और ज़्यादा सोने से भी आप अस्वस्थ होंगे। क्यों कि जैसा कि रात्रि के 4 प्रहर होते हैं तो इनमें धातुगत व्यवस्थाएं जो होती हैं, पहले प्रहर में, दूसरे प्रहर में, तीसरे प्रहर में, चौथे प्रहर में वात पित्त कफ की अधिकता होती रहती है, परिवर्तित होते रहते हैं। और रात्रि के अंतिम प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त जो 4 बजे से शुरू हो जाता है लगभग, इसमें सोने से नुकसान ये होता है कि जो आपने भोजन किया है वो अंतिम प्रहर में आंत के अंतिम भाग में, बड़ी आंत में, रेक्टम में पहुंच जाता है और उसको बाहर निकलना आवश्यक है। वहाँ वो इस आंत का बड़ा ही शोषण भाग है। अगर वो मल विसर्जित नहीं किया गया तो उसमें दुर्गंध युक्त और त्याज्य वस्तुएं शरीर में, आंतों में शोषण होकर के आपके ब्लड में सम्मिलित होकर के अनेकों बीमारियों का व्यवस्था करता है। लिहाजा जो लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं और विद्वान बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रवृत्ति को आज देखने में आ रही है कि रात भर बच्चे पढ़ते हैं, कंप्यूटर पर पढ़ते हैं या मोबाइलों में पढ़ते हैं तो रात को देर तक पढ़ते हैं और फिर देर तक सोते हैं। तो वो अक्सर अस्वस्थ इसी कारण से होते हैं कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं हैं। अगर कदाचित ऐसा ही दिनचर्या हो और व्यवस्था हो तो इतना तो मेरे कहने से आप कर ही लें कि आप भले ही 12 बजे सोए हों, 2 बजे सोए हों, फिर भी 4 से 6 के बीच, 4 बजे से 6 बजे के बीच में एक बार जग करके मल को विसर्जित करके भले ही फिर सो जाए आप, वो इतना घातक नहीं होगा। लेकिन इस मल का विसर्जन स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो युक्त युक्त सोना, युक्त युक्त जगना। आप रात दिन काम करेंगे, सोने का समय नहीं देंगे तो भी आप अस्वस्थ होंगे। लिहाजा युक्त युक्त सोना, युक्त युक्त जगना आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप स्वस्थ होंगे, सक्षम होंगे तो आप अपना भी कल्याण करेंगे, अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, समाज को स्वस्थ रखेंगे और राष्ट्र के लिए भी कुछ कर सकेंगे। इसलिए ये परंपरा, ये व्यवस्थाएं, ये अनुशासन जीवन में जरूर अपनाया जाए कि समय से सोना, समय से जगना, युक्त युक्त चेष्टाएं और युक्त युक्त आहार विहार करें तो आप निश्चय ही स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।